एमएसपी दोगुना करने की बात कहते हैं, नहीं करते। डॉलर को कमज़ोर करने, रुपए को मजबूत करने की बात करते हैं, नहीं करते। तो भाषण ही तो देना है इनको। तो जाति जनगणना पे भी एक अच्छा खासा भाषण दे दिया उन्होंने, कैबिनेट का डिसीजन हो गया, अब इंतजार। आज किस तरह से नौकरियां खाई जा रही हैं सोचिए आप। पिछले 10 साल के अंदर सफाई कर्मी की नौकरी आउटसोर्सिंग के जरिए, ड्राइवर की नियुक्ति आउटसोर्सिंग के जरिए, क्लर्क की नियुक्ति आउटसोर्सिंग के जरिए, सिक्योरिटी गार्ड की नियुक्ति आउटसोर्सिंग के जरिए के 21, अनुसूचित जनजाति के 12 और ओबीसी के 78 और 550 जज सामान्य वर्ग के हैं। 661। ये आपको पूछना पड़ेगा कि बड़े बड़े पदों पर एससी, एसटी, ओबीसी के साथ किस प्रकार का भेदभाव किया गया। सभी पत्रकार बंधुओं को नमस्कार। आज जाति जनगणना के मुद्दे पर आपसे बातचीत करने के लिए ये पत्रकार वार्ता बुलाई है। पिछले 3-4 दिनों से जाति जनगणना को लेके भारतीय जनता पार्टी बहुत उत्साहित है और विपक्ष के भी दल उनके इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं। निश्चित रूप से जाति जनगणना होनी चाहिए, इसमें कोई दो मत नहीं। जाति जनगणना की पैरोकारी हम सब लोग करते हैं, इसमें कहीं दो मत नहीं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो मानसिकता है और जो उनका ये अचानक यू टर्न हुआ है, इसके पीछे का कारण क्या है? जाति जनगणना के खिलाफ भारत के प्रधानमंत्री ने कहा कि जो लोग जाति जनगणना की बात कर रहे हैं वो पाप कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि सिर्फ 4 जातियां होती हैं, 4 जातियां, जिसमें उन्होंने गरीब, युवा, महिला, इन सब की बात की। योगी आदित्यनाथ जी ने जाति जनगणना के खिलाफ खुलेआम बोला। गडकरी साहब ने तो उससे भी एक बातें आगे 1-2 हाथ जाके बोला कि जो पूछेगा जात उसको मारेंगे लात। पूरी बीजेपी इसके खिलाफ थी। अनुराग ठाकुर ने सदन में जाति जनगणना का विरोध किया, सारे सांसदों ने किया। तो अचानक ये जाति जनगणना का फैसला कैसे हो गया? अचानक जाति जनगणना कैसे याद आ गई? इसके पीछे 2 प्रमुख कारण हैं। नंबर 1, पहलगाम की आतंकवादी घटना से देश का ध्यान भटकाना, और नंबर 2, बिहार के चुनाव में राजनीतिक लाभ लेना। इसके अलावा इसका कोई मकसद नहीं। क्योंकि अगर जाति जनगणना की आप बात कर रहे हैं तो आपको यह पूछना पड़ेगा कि 10 साल में हिंदुस्तान के एससी, एसटी, ओबीसी के साथ मोदी जी की सरकार ने क्या किया। यह आपको पूछना पड़ेगा कि बड़े बड़े पदों पर एससी, एसटी, ओबीसी के साथ किस प्रकार का भेदभाव किया गया। और मैं अपना नहीं, भारत की सरकार का, उनके मंत्री का दिया गया बयान आपके सामने में पढ़कर बताना चाहूंगा। भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह जी ने कहा कि वर्तमान में केंद्र सरकार में संयुक्त सचिव और सचिव के पद पे, यानी कि ज्वाइंट सेक्रेटरी और सेक्रेटरी के लेवल पे 322 अधिकारी हैं, जिसमें 16 एससी है, 13 एसटी है, 39 ओबीसी है और 254 सामान्य वर्ग के लोग हैं। यह है एससी, एसटी, ओबीसी के साथ
मोदी जी की सरकार का न्याय सेक्रेटरी और ज्वाइंट सेक्रेटरी के लेवल पे 254 सामान्य वर्ग के लोग हैं, 39 ओबीसी हैं और 13 और 16 एससी एसटी है। इसके अलावा केंद्रीय विश्वविद्यालयों की अगर आप बात करें तो केंद्रीय विश्वविद्यालयों में 82% पद शेड्यूल कास्ट के खाली हैं, शेड्यूल ट्राइब के 93% पद खाली हैं और ओबीसी के 96% पद खाली हैं केंद्रीय विश्वविद्यालयों में। इसके अलावा हाई कोर्ट के जजों की बात अगर हम करें, जहां पे आरक्षण की व्यवस्था नहीं है, जहां कोई आरक्षण की व्यवस्था नहीं है, जहां सरकार का इतना तो हस्तक्षेप है कि भाई जब आप जजों की नियुक्ति कर रहे हैं तो उसमें कितना प्रतिनिधित्व अलग अलग जातियों को दे रहे हैं, वो सुनेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। मैंने पार्लियामेंट में सवाल पूछा था, पूरे देश के हाई कोर्ट के अंदर 661 जज हैं, 661 जज में शेड्यूल कास्ट के 21, शेड्यूल ट्राइब के 12, अनुसूचित जाति के 21, अनुसूचित जनजाति के 12 और ओबीसी के 78 और 550 जज सामान्य वर्ग के हैं। 661 में से पूरे देश की न्यायपालिकाओं में 550 जज सामान्य वर्ग के हैं। अब आ जाइए केंद्रीय विश्वविद्यालयों में एससी एसटी ओबीसी के लिए जो रिक्त पद हैं उसकी संख्या क्या है और उसकी असलियत क्या है। असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पे अनुसूचित जाति के 1352 पद स्वीकृत हैं, 377 रिक्त हैं, 27% पद रिक्त हैं। अनुसूचित जनजाति के 696 पद स्वीकृत हैं, 463 कार्यरत हैं, 233 यानी कि 33% पद रिक्त हैं। ओबीसी के 2178 पद स्वीकृत हैं, 1267 पद पे लोग कार्यरत हैं, 911 पद रिक्त हैं यानी कि 41.82% पद रिक्त हैं। दिव्यांगों के 308 पद स्वीकृत हैं, 151 कार्यरत हैं, 157 रिक्त हैं यानी कि लगभग 50% पद रिक्त हैं, खाली हैं। ये देश के विश्वविद्यालयों की हालत है और मैं आपके सामने बड़ी विनम्रतापूर्वक पूछना चाहता हूं, जब आपने एक एक करके सरकारी कंपनियों को बेच दिया तो सिर्फ आप कंपनियों को नहीं बेच रहे हैं बल्कि इस देश के एससी एसटी ओबीसी के भविष्य को भी बेच रहे हैं, क्योंकि प्राइवेट कंपनियों में आरक्षण की व्यवस्था नहीं है। सरकारी कंपनियों में, सरकारी संस्थाओं में आरक्षण की व्यवस्था है। जब आपने सरकारी कंपनी को बेच दिया तो लाखों की संख्या में हिंदुस्तान के अंदर एससी एसटी ओबीसी का हक आपने मार लिया। उस पे आपका क्या जवाब है, आप बताइए। ये जो मैंने आंकड़े आपके सामने रखे, इस पे क्या जवाब है, आप बताइए। इतना ही नहीं, लेटरल एंट्री के जरिए इस सरकार ने ज्वाइंट सेक्रेटरी के पद पर नियुक्ति की है। लेटरल एंट्री के जरिए आउटसोर्सिंग एक शब्द चलाया जाता है। आज किस तरह से नौकरियां खाई जा रही हैं, सोचिए आप। पिछले 10 साल के अंदर सफाई कर्मी की नौकरी आउटसोर्सिंग के जरिए, ड्राइवर की नियुक्ति आउटसोर्सिंग के जरिए, क्लर्क की नियुक्ति आउटसोर्सिंग के जरिए, सिक्योरिटी गार्ड की नियुक्ति आउटसोर्सिंग के जरिए, लिफ्टमैन की नियुक्ति आउटसोर्सिंग के जरिए, इंजीनियर की नियुक्ति आउटसोर्सिंग के जरिए। ये आउटसोर्सिंग एक शब्द ऐसा आप लेके आए,
हर काम में जहां पे एससी, एसटी, ओबीसी को नौकरियां मिल सकती थी, आपने पिछले 10 साल के अंदर उनका हक मारने का काम किया। अब ये जाति जनगणना पे मेरे 3 सवाल हैं और मैं चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी इसका जवाब दे। नंबर 1, इस जाति जनगणना के लिए आपने कोई टाइमलाइन फिक्स नहीं किया, क्यों? क्या आप इसका वही हाल करना चाहते हैं जो महिला आरक्षण का हुआ? महिला आरक्षण में आप 1 इंच आज तक आगे नहीं बढ़े। यही नौटंकी और यही जुमला आप जाति जनगणना के साथ करना चाहते हैं। नंबर 2, आपने इस पे कोई बजट का अलॉटमेंट नहीं किया। कितने दिनों में, कितने खर्च में, कितना अनुमानित राशि में आप ये जाति जनगणना पूरी कर पाएंगे? नंबर 3, जाति जनगणना के नतीजे आपके पास आ गए, पता चल गया इतने ओबीसी हैं, इतने एससी हैं, इतने एसटी हैं। उसके बाद आप क्या करेंगे? क्या सरकारी योजनाओं में मिल रहे लाभ की संख्या आप बढ़ाएंगे? क्या देश भर में जो आरक्षण की व्यवस्था है, जिस पर इंदिरा साहनी के जजमेंट ने, सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा रखी है कि 50% से ऊपर आप आरक्षण कर ही नहीं सकते, क्या उसको लेकर आप कोई कानून लाएंगे? क्या आरक्षण बढ़ाएंगे आप? आपका आगे का रोडमैप क्या है? सिर्फ आपने जाति जनगणना करेंगे घोषणा कर दी, काम खत्म। क्योंकि इस देश में जिस राज्य सरकार ने भी 50% से अधिक, तमिलनाडु को छोड़ दीजिए, तमिलनाडु एक अलग तरीके का राज्य है जहां पे आरक्षण की व्यवस्था पहले से लागू थी। तमिलनाडु के अतिरिक्त जितने भी राज्यों ने 50% से अधिक आरक्षण देने का प्रयास किया, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी। तो डॉक्टर लोहिया का नारा था, सोशलिस्टों ने बांधी गांठ, पिछड़े पांवे 100 में 60। तो इसका मतलब वो 60% आरक्षण की वकालत उस समय करते थे, 50 और 60 के दशक में। आज तो पिछड़ों की संख्या उससे बहुत ज्यादा हो गई है। तो उस आरक्षण की लिमिट को बढ़ाने के लिए आप क्या करेंगे? नंबर 1, काशीराम जी ने कहा, जिसकी जितनी संख्या बाहरी उसकी उतनी हिस्सेदारी। उस हिस्सेदारी को बढ़ाने के लिए आप क्या करेंगे? क्या रोड मैप है आपके पास? ये इस बात को देश जानना चाहता है। मुझे ऐसा लगता है कि ये चुनाव के कारण कर रहे हैं, क्योंकि महिला आरक्षण बिल पास हुए कितना समय हो गया आप बताइए? 1.5 साल के लगभग हो गया। 1 इंच सरकार उस पर आगे बढ़ी हो तो आप बता दीजिए। 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा ये लोग करते हैं, नहीं कर देते। काला धन लाने की 15 लाख देने की बात कहते हैं, नहीं करते। एमएसपी दोगुना करने की बात कहते हैं, नहीं करते। डॉलर को कमज़ोर करने, रुपए को मजबूत करने की बात करते हैं, नहीं करते। तो भाषण ही तो देना है इनको। तो जाति जनगणना पे भी एक अच्छा खासा भाषण दे दिया उन्होंने। कैबिनेट का डिसीजन हो गया, अब इंतजार करते रहिए, अगले जन्म में हो जाएगा। तो ये सवाल है। अब मैं किसी भी दल के बारे में कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि आप इनकी तारीफ करने में जल्दबाजी कर रहे हैं। इनको पहचानिए, ये लोग कैसे हैं, इन्होंने क्या किया 10 साल में आरक्षण के साथ। ये रखिए ना देश के सामने। मैंने जितने आंकड़े पढ़े हैं, अगर इसमें से कोई गलत हो तो आप मुझे बताइए। भैया, केंद्रीय सचिव और केंद्रीय संयुक्त सचिव की नियुक्ति तो आपके हाथ में है। वहां आपने 322 अधिकारी में कै % बिठा रखा है बताइए आप? एससी, एसटी, ओबीसी मिला के जिसकी 80% भागीदारी है, उसको 10% भी आपने, 15% आपने वहां पे जगह दे रखी है। अब देखिए, इस पे मैं टिप्पणी नहीं करूंगा। कब वो ओबीसी बने, कैसे वो ओबीसी बने, कितना वो ओबीसी हैं, कितना वो ओबीसी के भले के लिए कर रहे हैं, ये सब एक, जैसे पिक्चर में आता है ना, इसके तमाम पात्र काल्पनिक हैं। तो ये उसी तरह की हालत है। मैं ये कुछ नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि ओबीसी के भले के लिए 10 साल में किए गए उनके काम सामने दिखते नहीं,
और जाति जनगणना का जिस प्रकार से उन्होंने विरोध किया था, उसमें भी उनका कोई प्रेम SC ST OBC के लिए दिखता नहीं। और जिस तरह से अपने दोस्तों को सरकारी कंपनियां उन्होंने 10 साल में नीलाम की है और आउटसोर्सिंग के जरिए अलग अलग पदों पे मैंने आपको बताया, तो सफाई कर्मी हो, ड्राइवर हो, लिफ्टमैन हो, सिक्योरिटी गार्ड हो, क्लर्क हो, सारी जगह तो आपने आउटसोर्स करके प्राइवेट लोगों को बिठा दिया। आप कहाँ नौकरियों में आरक्षण दे रहे हैं? नितिन गडकरी, योगी आदित्यनाथ और बहुत विरोधी थे जाति जनगणना के, और इनके बयान भी अभी ये सब बहुत। तो अचानक क्यों हृदय परिवर्तन हो गया? बिहार का चुनाव है, बिहार के चुनाव में जाति जनगणना एक बड़ा मुद्दा बनता, इसलिए उन्होंने एक झुंझुना पकड़ा दिया है बिहार चुनाव के पहले। और अब आप देखिए देश में चर्चा क्या हो रही है इस समय। पहलगाम की चर्चा, इनकी नाकामी पीछे हो गई, अब जाति जनगणना की चर्चा चल रही है टीवी चैनल पे। तो आपको क्यों डाउट है कि नहीं कराएंगे, जुमला साबित हो गई? देखिए, डाउट इनके कृत्यों से है, इनकी सोच से है, इनकी विचारधारा से है। क्या यह सच नहीं है कि इसी उत्तर प्रदेश के अंदर EWS की नियुक्ति के नाम पे या नॉट फाउंड सुइटेबल के नाम पे आपने OBC के, दलितों के, पिछड़ों के हक मारे हैं? क्या यह सच नहीं है? विश्वविद्यालयों में एक कैटेगरी आपने बना ली है, नॉट फाउंड सुइटेबल, NFS, और उसके नाम पे आप आउट करते जाते हैं SC ST OBC को। ये तो आंकड़े बोल रहे हैं ना खुलेआम, आप उससे कैसे इनकार कर सकते हैं? हम जो भाषण दे रहे हैं वो सुनिए आप। POK वापस लीजिए। आप तो कहते हो ना, पूरा देश कहता है POK से आतंकवाद को पोषित किया जा रहा है और वहां से केंद्र बना के हिंदुस्तान में घुसपैठ की जाती है। तो आप POK को कब्जा में लीजिए अपने, कौन रोक रहा है आपको? खुद सरकार ने सर्वदलीय बैठक के अंदर यह कहा 20 अप्रैल को बिना जानकारी के वो जगह खोल दी गई। मैं सर्वदलीय बैठक में मौजूद था। मैंने कहा क्या मजाक बना रखा है आप लोगों ने, कैसी बातें आप कर रहे हैं? इतने संवेदनशील जगह को आपने बिना किसी जानकारी के खोल दिया और आपको पता नहीं चला। फिर पता चला कि नहीं, वो झूठ बोल रहे थे। दरअसल 20 अप्रैल नहीं, पूरे साल भर से वो जगह खुली हुई है। तो सर्वदलीय बैठक में भी केंद्र की सरकार झूठ बोल रही है, गलत जानकारी दे रही है। पहले जैसे अगले वर्ग के लोग कहते थे अरे ये तो रिजर्व कोटा वाला है, रिजर्व कोटा वाला है, वो सब बात अब खत्म हो गई। अब अगला वर्ग भी आरक्षण की श्रेणी में आता है। पहली बात तो ये क्लियर है। दूसरी बात ये है कि अगर आज भी मंदिर जाने से दलितों को रोका जा रहा है, घोड़ी पर बैठने से, मूछ रखने से उनको मारा जा रहा है, अगर आज भी भारतीय जनता पार्टी का नेता मध्य प्रदेश में आदिवासी के सर पे पेशाब कर रहा है, तो बिल्कुल जरूरी है आरक्षण। मेरी बात सुनिए आप, पहले मेरी बात तो सुनिए आप, मेरी बात आप सुन लीजिए। सामाजिक भेदभाव जब तक है, हजारों वर्षों से समाज के एक बड़े बड़े वर्ग को आपने जिस तरीके से कुचल के रखने का प्रयास किया, अगर वो दृश्य आज भी देखने को मिल रहे हैं तो शर्म आती है। और निश्चित रूप से आरक्षण के बारे में लोहिया जी ने क्या कहा, एक व्यक्ति 20 किलोमीटर आगे खड़ा है, एक व्यक्ति 0 पॉइंट पे खड़ा है, दोनों के बीच में प्रतियोगिता नहीं होनी चाहिए। उस 0 पॉइंट पे खड़े हुए व्यक्ति को 20 किलोमीटर आगे पहुंचा दो, फिर प्रतियोगिता कराओ, तब पता चलेगा। अभी असलियत बताऊं आपको, इसी UPSC में आंकड़े आए, उठा के देख लीजिए। इंटरव्यू में नंबर कुछ लोगों को ज़्यादा दे दिया गया, कुछ लोगों को जानबूझ के कम दे दिया गया, रैंक में वो पीछे चले गए। क्या ये सच्चाई नहीं है? तो इसलिए मैं ये कहता, और एक बात आप समझिए, हमेशा सच कहने के लिए हिम्मत होनी चाहिए। अपना अपना फ़ायदा तो हर आदमी सोचने में लग जाएगा तो उसकी कोई सीमा नहीं है। इसलिए जो इस समय इस देश के अंदर अन्याय हो रहा है दलितों के साथ, पिछड़ों के साथ, गांवों में जिस प्रकार से मंदिरों में कभी कभी घोड़ी पे बैठने के जो दृश्य सामने आते हैं, वो कोई आप इस बात को, सच्चाई को मानिए कि अभी भी एक भेदभाव है समाज के अंदर। भैया मोदी जी
के सबसे करीबी जो मित्र हैं अडानी साहब, उनको तेल दे दिया, बिजली दे दिया, पानी दे दिया, गैस दे दिया, कोयला दे दिया, सड़क दे दिया, पोर्ट दे दिया, एयरपोर्ट दे दिया, आकाश से लेकर पाताल तक सब कुछ दे दिया। पहली शुरुआत देश के प्रधानमंत्री इस दिशा में करें और बात करें अपने पूंजीपति दोस्तों से, उसमें सभी राजनीतिक दलों को आमंत्रित करें। ऐसे हवा में कोई बात कह के काम नहीं चलता है, इसलिए सबको बुलाइए, सबसे बातचीत करिए और कैसे उनको हिस्सेदारी दी जा सकती है उसके बारे में सामूहिक निर्णय लेके आगे बढ़िए। जब आप सरकारी कंपनियों का निजीकरण कर रहे हैं तो आप आरक्षण को ख़त्म कर रहे हैं। मैं दोहरा रहा हूँ इस बात को। धन्यवाद। देखिए, ऐसा है कि कथनी और करनी का फर्क बिल्कुल खुली आंखों से सबको दिखता है। अगर आप कह रहे हैं आरक्षण और जाति जनगणना के बारे में पहले खिलाफ बोल रहे हैं, अब कह रहे हैं हम कराएंगे, तो बिल्कुल ठीक कहा आपने। प्रशासनिक नियुक्तियों में भी आप कितनी भागीदारी किस किस जाति के लोगों को यूपी में दे रहे हैं, उसका मूल्यांकन तो होगा, उसको देखेंगे लोग और उस पर सवाल भी खड़ा करेंगे।